हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू दिस नेक्स्ट वीडियो। बहुत ही अमेजिंग सीरीज चल रही है हमारी। क्लास 11 की बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग को हम यहाँ पर सीख रहे हैं। बहुत कुछ हम देख चुके हैं, 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। बच्चों एंजॉय कीजिए, नहीं देखे अभी तक तो लौट कर आइए वापस से इस 4th वीडियो पर। बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर हम नेक्स्ट टर्म स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सपेंडिचर। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, पूरा ध्यान लगाकर सुनिएगा। एक्सपेंडिचर किसे बोलते हैं, ध्यान से सुनिए। एनी डिसबर्समेंट, क्या बोला है सर? बोल रहे हैं एनी डिसबर्समेंट ऑफ द कैश और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज इनकरिंग इन लायबिलिटीज फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग एन असेट्स और सर्विसेज। किसी भी तरह की असेट्स को एक्वायर करने के लिए, किसी भी तरह की सर्विसेज को एक्वायर करने के लिए, या तो आप कैश का डिसबर्समेंट कर रहे हैं, बिजनेस में कैश का डिसबर्समेंट कर रहे हैं, या फिर कोई लायबिलिटी आप इनकर कर रहे हैं, लायबिलिटी इनकर कर रहे हैं, या फिर कैश का डिसबर्समेंट कर रहे हैं। बच्चों कम ऑन, लायबिलिटी इनकर कर रहे हैं या फिर कैश का डिसबर्समेंट कर रहे हैं, उसके माध्यम से यदि आप कोई असेट्स को एक्वायर कर रहे हैं या फिर आप सर्विसेज एक्वायर कर रहे हैं, तो वो डिसबर्समेंट ऑफ कैश, वो इनकरिंग ऑफ लायबिलिटी एक्सपेंडिचर कहलाएगा। समझ में नहीं आया तो चिंता मत कीजिए, बहुत अच्छे से समझेंगे। ये ले लिया मैंने हाइलाइटर। सर इट फर्दर मींस, आप यहां से देखिए, एनी टाइप ऑफ पेमेंट फॉर द रिसिप्ट और बेनिफिट इज टर्म्ड एज एन एक्सपेंडिचर। किसी भी तरह का आप खर्चा करें, किसी भी तरह का एक्सपेंडिचर करें, किसी भी तरह का यदि आप पेमेंट करें, उससे यदि आपके बिजनेस में बेनिफिट डिराइव हो रहा है तो वो सर एक्सपेंडिचर कहलाएगा। या फिर आप कोई असेट एक्वायर कर रहे हैं या बिजनेस में सर्विसेज एक्वायर कर रहे हैं, सर्विसेज का यहां पर सीधा संबंध बेनिफिट्स लेने से है। या तो आपके बिजनेस में बेनिफिट्स डिराइव हो रहे हैं या फिर आपके बिजनेस में कोई असेट्स क्रिएट हो रही है किसी भी तरह के आउटफ्लो ऑफ कैश के कारण बच्चों, या किसी भी लायबिलिटी के क्रिएट करने के कारण, वो एक्सपेंडिचर कहलाएगा। आगे क्या लिखा है मैंने, देखिए आप। एक्सपेंडिचर में बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। 3 तरह से एक्सपेंडिचर्स को आप क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तीसरा है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, सिंपल शब्दों में सुनिए बच्चों। बिजनेस के अंदर जो भी आपने खर्च किया, चाहे इन फॉर्म ऑफ कैश आपने खर्च किया, चाहे आपने कोई लायबिलिटी इनकर करी, यदि उससे बिजनेस में असेट्स क्रिएट हो रही हैं या बिजनेस में सर्विसेज मिल रही हैं या बिजनेस में बेनिफिट्स डिराइव हो रहे हैं, वो सब एक्सपेंडिचर कहलाएगा। बच्चों जो भी खर्चा बिजनेस में किया जाता है ना, वो बिजनेस में बेनिफिट डिराइव करने के लिए किया जाता है, सर्विसेज अवेल करने के लिए किया जाता है, या फिर असेट्स को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, जो भी बिजनेस में खर्चा किया जाता है 3 पर्पस होते हैं उसके। या तो बिजनेस में सर्विसेज लेना, बेनिफिट्स लेना, या फिर बिजनेस में बेनिफिट्स लेना, या बिजनेस में असेट्स को एक्वायर करना। यदि इन तीनों पर्पस के लिए कुछ भी आपने कैश डिसबर्स किया है या बिजनेस में लायबिलिटी इनकर करी है, वो एक्सपेंडिचर कहलाएगा। अब फर्दर एक्सपेंडिचर 3 तरह के होते हैं। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड थर्ड इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ध्यान से सुनिए बच्चों, पहला हम पढ़ेंगे यहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर। सिंपल शब्दों में मैं आपको बता दूं, बिल्कुल सिंपल शब्दों में, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है ऐसा एक्सपेंडिचर, ऐसा खर्चा, ऐसा आउटफ्लो ऑफ कैश, ऐसा डिसबर्समेंट ऑफ कैश, ऐसी इनकरिंग ऑफ लायबिलिटी जिससे बिजनेस में असेट क्रिएट हो। 3 पर्पस बनाए थे मैंने, या तो असेट क्रिएट करना, या बेनिफिट डिराइव करना, या सर्विसेज अवेल करना। यदि खर्चे से असेट क्रिएट हो रही है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ऐसी असेट्स जो आपको कई सालों तक बेनिफिट देगी। हमने एसेट की डेफिनेशन देखी थी लास्ट लेक्चर में, आप देखिएगा। बहुत टाइम दे रहे हैं हम, बहुत अच्छे से समय दे रहे हैं एक एक टर्म को हम। तो ऐसी असेट्स जो बिजनेस में कई सालों तक बेनिफिट डिराइव करेगी, वो एक्वायर करने के लिए, ऐसी असेट्स को एक्वायर करने के लिए किए गए खर्चे को कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। जैसे कि आपने बिजनेस में मशीनरी परचेज करी, मान लीजिए आप टेक्सटाइल का बिजनेस, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करते हैं, आप कपड़ा बनाने का काम है आपका। कपड़ा बनाने की जो मशीन आपने खरीदी, उस पर आपने जो कैश का डिसबर्समेंट किया, जो आउटफ्लो हुआ आपके बिजनेस में, उसके कारण जो एसेट्स एक्वायर हुई है, मशीनरी एक्वायर हुई है, वो आपके बिजनेस में कई साल तक बेनिफिट डिराइव करेगी।
एंड्यूरिंग बेनिफिट जनरेट करेगी बिजनेस में। जितना उस असेट की लाइफ होगी उतने तक वो बिजनेस में बेनिफिट डिराइव करेगी। मान लीजिए उस मशीन की लाइफ है 10 ईयर्स, तो आपके बिजनेस में उस खर्चे से 10 साल तो कम से कम बेनिफिट जनरेट होने वाला है। बेनिफिट इन फॉर्म ऑफ सेल्स, क्योंकि आप उस पर टेक्सटाइल बनाएंगे, कपड़े बनाएंगे, उसको सेल करेंगे, सेल करने से आपको बेनिफिट होगा। कई सालों तक आप बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे। 10 साल उस असेट की लाइफ है तो 10 साल तक आप मैन्युफैक्चरिंग कर सेल्स जनरेट कर पाएंगे। तो एक बार किया गया खर्चा जो कि एंड्यूरिंग बेनिफिट जनरेट करे, एक फिक्स स्ट्रक्चर के फॉर्म में असेट्स क्रिएट करे, बेनिफिट जिससे आप कई सालों साल ले पाए बिजनेस के अंदर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सपोर्ट जनरेट कर पाए, वो खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एक बार देख लेते हैं, नोटिंग क्या करिए सर। Any expenditures which is incurred for acquiring or increasing the value of fixed assets, ऐसा कोई भी खर्चा जिससे या तो फिक्स असेट्स एक्वायर की जाती है या फिक्स असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है बिजनेस में। एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, बात समझ में आ गई होगी। आगे क्या बोलते हैं देखते हैं। आगे बोला गया है सर, इफ एनी अमाउंट स्पेंड, यदि कोई खर्चा किया गया है फॉर द परचेज और इरेक्शन ऑफ द बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर्स, लैंड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर मैंने फर्दर उसको एक्सप्लेन किया है। कोई भी खर्चा यदि आप बिल्डिंग को खरीदने में, प्लांट को खरीदने में, बिजनेस के लिए फर्नीचर को खरीदने में, लैंड को खरीदने में करते हैं, ऑब्वियसली वन टाइम ऑफ एक्सपेंडिचर्स, ये आपको सालों साल बेनिफिट देगा। इसके कारण फिक्स स्ट्रक्चर भी बिजनेस में क्रिएट हो रहा है, तो ये कहलाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसा आउटफ्लो ऑफ कैश, ऐसा इनकरिंग ऑफ लायबिलिटी जिससे फिक्स्ड स्ट्रक्चर असेट्स क्रिएट हो, जो बिजनेस में रेकरिंग नेचर का खर्चा नहीं है, हर साल नहीं करना पड़ता, बार बार जिस खर्चे को नहीं करना पड़ता, और ऐसा वन टाइम एक्सपेंडिचर जो कई सालों तक बेनिफिट जनरेट करेगा आपके बिजनेस में। तो ऐसा खर्चा कहलाएगा सर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। एक कैरेक्टरिस्टिक्स बता देता हूं, अभी मैं डिफरेंस भी लिखा है, बहुत अच्छे से पिक्चर क्लियर हो जाएगी। देखिए, हर साल ये खर्चा नहीं करना पड़ता है। कैश का डिसबर्समेंट एक बार होगा, एक साल होगा, उसके कारण फिक्स स्ट्रक्चर या एक असेट क्रिएट होगी बिजनेस के अंदर, जो आपके बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कई सालों तक बेनिफिट जनरेट कर देगी। तो ऐसा वन टाइम ऑफ एक्सपेंडिचर्स जो कई सालों में एक बार किया जाता है, कहने का मतलब नॉन रेकरिंग नेचर का खर्चा, रेकरिंग नेचर का नहीं है। रेकरिंग मतलब साल में कई बार किया जाता है, हर साल किया जाता है, तो वो रेकरिंग नेचर का होता है बच्चों। आगे देखेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेकरिंग नेचर के होते हैं, हर साल होते हैं, साल में कई बार होते हैं, उनकी बेनिफिट बिजनेस के लिए बेनिफिट जनरेट करने की एबिलिटी कन्फाइंड होती है, लिमिटेड होती है। बट कैपिटल एक्सपेंडिचर इसके विरुद्ध वन टाइम एक्सपेंडिचर होते हैं जो कई सालों में एक बार किए जाते हैं। इसके कारण एक असेट क्रिएट होती है जो कि बिजनेस में एंड्यूरिंग बेनिफिट्स देगी, कई सालों तक बेनिफिट देगी। जितना उस असेट की लाइफ है उतने सालों तक बिजनेस में ऑपरेटिंग एक्टिविटी को सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, बिजनेस के लिए रेवेन्यू जनरेट करेगी, बिजनेस के लिए बेनिफिट डिराइव करेगी। तो ऐसा वन टाइम ऑफ एक्सपेंडिचर, आई मस्ट से नॉन रेकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। फटाफट से मुझे बता दो बच्चों, वन टाइम ऑफ आउटफ्लो, वन टाइम ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ कैश या फिर इनकरिंग ऑफ लायबिलिटी, जिसके कारण एक असेट क्रिएट हो रही है, उस असेट्स के क्रिएट होने से बिजनेस में सालों साल, कई सालों तक बेनिफिट जनरेट हो रहे हैं, तो ऐसा एक बार किया गया खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। देखिए सर क्या लिखा है मैंने यहां पर, इसको इधर कर देते हैं थोड़ा सा बार को। ओके, सच एक्सपेंडिचर यील्ड्स बेनिफिट फॉर लॉन्ग पीरियड, इसको लॉक कर लेना बच्चों, ये लॉन्ग पीरियड के लिए बेनिफिट जनरेट करेगा और इसे असेट के रूप में रिकॉर्ड किया जाएगा। आई मस्ट से इसे आप बैलेंस शीट में दिखाएंगे। कहां दिखाएंगे सर? बैलेंस शीट में। जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे तो इस कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। बैलेंस शीट में आप जानते हैं एक असेट साइड होती है, एक लायबिलिटी साइड होती है, हम इसे असेट साइड में दिखाएंगे। और मैं बताऊं आपको, असेट भी दो तरह की होती है बच्चों, असेट्स भी दो तरह की होती है, एक नॉन करंट असेट होती है, एक करंट असेट होती है। सर हम इसे नॉन करंट असेट्स के रूप में दिखाएंगे। ऐसी असेट्स जो सालों साल बेनिफिट जनरेट करेगी, एक अकाउंटिंग ईयर से ज्यादा सालों तक बेनिफिट जनरेट करेगी, वो नॉन करंट असेट होती है। और एक ऐसी असेट्स जो केवल एक ही अकाउंटिंग ईयर तक बेनिफिट जनरेट करेगी, वो करंट असेट होती है। तो ऑब्वियसली
ये खर्चा तो हमें कई सालों तक बेनिफिट देने वाला है, इसलिए हम इसे नॉन करंट असेट में कैटेगराइज करेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर रिवाइज कर लेते हैं। वन टाइम एक्सपेंडिचर्स, नॉन रिकरिंग नेचर का, असेट्स जिसके कारण क्रिएट होती है, जो सालों साल बेनिफिट जनरेट करती है, बिजनेस में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कई सालों तक बेनिफिट जनरेट करती है, इन फॉर्म ऑफ सेल्स हो सकता है, इन फॉर्म ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ अदर इनडायरेक्ट बेनिफिट्स आपके लिए बिजनेस में जनरेट हो सकता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सपोर्ट भी हो सकता है। इसे हम कैटेगराइज करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, और सर हम इसे बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट के रूप में दिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं सर फटाफट। ओके, यहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सर? इसके विपरीत एक शब्द में बोलूंगा सर, ध्यान से सुनना। कैपिटल एक्सपेंडिचर कई सालों में एक बार होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हर साल होता है, बार बार होता है, कई बार होता है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। यानी सर कैपिटल एक्सपेंडिचर यदि सालों साल बेनिफिट देगा, एक बार किया हुआ खर्चा सालों साल बेनिफिट देगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक बार किया गया खर्चा जिस अकाउंटिंग ईयर में किया गया, ध्यान से सुनना बच्चों, जिस अकाउंटिंग ईयर में वो खर्चा किया गया केवल उसी अकाउंटिंग ईयर तक ही वो बेनिफिट देगा। उसका बेनिफिट जनरेट करने का जो टेन्योर है वो कन्फाइंड है, लिमिटेड है, सीमित है। जिस अकाउंटिंग ईयर में वो खर्चा किया गया केवल वो बेनिफिट उसी अकाउंटिंग ईयर में देगा, उस अकाउंटिंग ईयर के बाद वो बिजनेस में बेनिफिट नहीं देगा। वो किया गया एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब शॉर्ट टर्म बेनिफिट डिराइव करने वाला खर्चा, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब लॉन्ग टर्म बेनिफिट डिराइव करने वाला खर्चा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कि फिक्स असेट्स के फॉर्म में दिखाई नहीं देता है, कि स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं करता है ना, एक अकाउंटिंग ईयर में जो कंज्यूम हो जाता है, ध्यान से सुनिए बच्चों, जिसका बेनिफिट एक अकाउंटिंग ईयर में पूरी तरह से कंज्यूम कर लिया जाता है, जो अगले साल बेनिफिट देगा ही नहीं। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा खर्चा जो कि कई सालों में कंज्यूम होता है। मान लो उसकी लाइफ 10 साल है, एक असेट जो आपने खरीदी उसकी लाइफ 10 साल है, तो वो 10 सालों में कंज्यूम होगा। समझ में आ रही है बात बच्चों? तो कमेंट कर जरूर से बता दो अभी कि आपको बात समझ में आती है या नहीं। देखते हैं सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एनी एक्सपेंडिचर्स, ध्यान दीजिए बोर्ड पर, एनी एक्सपेंडिचर्स द फुल बेनिफिट ऑफ विच इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द वन अकाउंटिंग पीरियड, एक अकाउंटिंग ईयर में। मान लीजिए बच्चों, मैं बताता हूं आपको, जैसे कि ये अकाउंटिंग ईयर है 2022 और 2023 जो स्टार्ट हुआ है सर, ये बच्चों, जैसे कि एक खर्चा है जो 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 इस अकाउंटिंग ईयर के बीच में किया गया है, और इसका बेनिफिट भी सर आप इसी अकाउंटिंग ईयर में ले सकते हैं। इसके बाद इसका बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। एक मिनट बच्चों, तो ये खर्चा कहलाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं सर, जैसे एक एम्प्लॉय को हम सैलरी का पेमेंट कर रहे हैं, 12 मंथ वो एक अकाउंटिंग ईयर में आपके यहां काम कर रहा है, आपने 12 मंथ की सैलरी उसको पे करी, तो वो 12 मंथ की सैलरी के लिए उस अकाउंटिंग ईयर में ही बेनिफिट देगा, आपको सर्विसेज देगा। सर्विसेज भी इन फॉर्म ऑफ बेनिफिट ही है बिजनेस में। बेनिफिट का मतलब कैश फॉर्म में नहीं होता है, कैश के अलावा, कैश तो होता ही है, कैश के अलावा सर्विसेज के फॉर्म में भी बेनिफिट डिराइव किया जा सकता है। यदि आप गुड्स सेल करते हैं तो उससे जो कैश जनरेट हो रहा है, प्रॉफिट जनरेट हो रहा है इन फॉर्म ऑफ कैश, वो भी रेवेन्यू, वो भी आपका बेनिफिट ही है। पर यदि आप एम्प्लॉयमेंट की सर्विसेज ले रहे हैं, किसी को सैलरी पे कर रहे हैं और उससे एम्प्लॉयमेंट की सर्विसेज ले रहे हैं, तो वो सर्विसेज भी नॉन मॉनेटरी बेनिफिट है, इनडायरेक्ट कैश बेनिफिट है। मतलब कैश में तो नहीं मिल रहा है बट आपको इनडायरेक्टली वो बेनिफिट जनरेट कर रहा है। आई बात समझ में? क्योंकि एम्प्लॉय काम नहीं करेंगे, वर्कर काम नहीं करेंगे तो सेल्स जनरेट नहीं हो पाएगी, और सेल्स जनरेट नहीं हो पाएगी तो बिजनेस में बेनिफिट कहां से डिराइव होगा, राइट? तो एक साल में ऐसे खर्चे जो कई बार होते हैं, जैसे कि रेंट का पेमेंट, आपने जो बिल्डिंग जिसमें आप बिजनेस कर रहे हैं वो किराए पर ली हुई है और आपने टेनेंसी एग्रीमेंट के अनुसार हर महीने रेंट पेमेंट करना है, तो बताइए कि रेंट का जो आउटफ्लो हुआ है, पेमेंट हुआ है, उससे आपके बिजनेस में बेनिफिट
क्या अगले साल भी मिलेगा? क्या आपको मकान मालिक 1 साल के रेंट के लिए अगले साल भी किराए पर देगा बिजनेस के लिए बिल्डिंग को? नहीं सर। ऐसा आउटफ्लो जो अगले साल बेनिफिट नहीं देता उसी अकाउंटिंग ईयर में कंज्यूम हो जाता है, जिसका टेन्योर कन्फाइंड है, लिमिटेड है एक अकाउंटिंग ईयर तक। वैसे भी रेंट और सैलरी का जो बेनिफिट है वो तो 1 महीने तक ही कन्फाइंड है। 12 महीने का बेनिफिट लेने के लिए 12 मंथ का आपको रेंट और सैलरी पे करना पड़ेगा। उसी तरह से बहुत सारे खर्चे बिजनेस में होते हैं, जैसे कि स्टेशनरी एक्सपेंसेस। यदि आप स्टेशनरी परचेज करते हैं तो उस स्टेशनरी का बेनिफिट आप उस अकाउंटिंग ईयर में ही कंज्यूम कर लेते हैं। कभी भी स्टेशनरी का बेनिफिट नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में नहीं जाता है। पर एक बात ध्यान रखिए, यदि आपने स्टेशनरी खरीदी और उसमें से कुछ स्टेशनरी आपकी अनयूज्ड रह गई, कुछ स्टेशनरी आपकी यदि कंज्यूम नहीं हो पाई और उसका स्टॉक बच गया जो कि नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में जाएगा और नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में बेनिफिट देगा, तो उस पार्ट ऑफ स्टेशनरी को आपको असेट का दर्जा देना पड़ेगा। आई मस्ट से करंट असेट का दर्जा देना पड़ेगा, क्योंकि असेट हम उस चीज को कहते हैं जो एक अकाउंटिंग ईयर में खर्च किया जाए और जिसका बेनिफिट अगले अकाउंटिंग ईयर में डेफर हो जाए, चाहे एक दिन के लिए भी डेफर हो जाए, वो असेट कहलाता है। सालों साल उसका बेनिफिट डेफर हो तो वो नॉन करंट एसेट कहलाता है। यदि नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में उसका बेनिफिट एक दिन भी डेफर होगा तो वो करंट एसेट कहलाता है। तो यदि स्टेशनरी का किया गया खर्चा, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिए, उस अकाउंटिंग ईयर में ही पूरी तरह से कंज्यूम कर लिया जाए, स्टेशनरी को पूरी तरह से कंज्यूम का मतलब है उपयोग में ले लिया जाए, तो सर वो कहलाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई बात समझ में? और यदि उसमें से कुछ स्टेशनरी बच जाए, अनयूज्ड रह जाए, नॉन कंज्यूम्ड रह जाए, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में जिसको आपको डेफर करना पड़े, जिसका उपयोग आप नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में करेंगे, तो वो कहलाएगा असेट। मतलब एक अकाउंटिंग ईयर में खर्च कीजिए, जैसे ये 2 अकाउंटिंग ईयर मैंने आपके सामने बनाए, आप खर्चा इस अकाउंटिंग ईयर में कर रहे हैं और उसे पूरी तरह से इसी अकाउंटिंग ईयर में आप कंज्यूम भी कर ले रहे हैं, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। यदि आप खर्चा इस अकाउंटिंग ईयर में कर रहे हैं और यदि वो इस अकाउंटिंग ईयर में भी बेनिफिट दे रहा है और नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में भी बेनिफिट दे रहा है, तो वो असेट है। सिंपल भाषा। आई बात समझ में? देख लेते हैं सर हमने क्या लिखा है। हमने लिखा है एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। COGS बताऊंगा क्या होता है। जो आपने गुड्स बेचा है उसको बनाने की कॉस्ट जो भी लगी है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जैसे कि उसमें रॉ मटेरियल लगा है, वेजेस लगा है, फैक्ट्री चार्जेस लगे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगी है, कुछ और दूसरे खर्चे भी लगे हैं, वो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्यों सर? क्योंकि सर ये सब खर्चे एक गुड्स को बनाने के लिए लग रहे हैं, जिसे आप इसी अकाउंटिंग ईयर में बेचेंगे और बिजनेस में बेनिफिट जनरेट करेंगे। कभी भी मुझे एक बात बताइए, आप किसी भी तरह के आर्टिकल में डील करते हैं तो क्या आप उसे अगले अकाउंटिंग ईयर में बेचने के लिए बनाते हैं या खरीदते हैं? बिजनेस में कोई भी आर्टिकल या गुड्स उस ही अकाउंटिंग ईयर में सेल्स करने के लिए और बेनिफिट जनरेट करने के लिए बनाया जाता है या खरीदा जाता है। तो उसको खरीदने या बनाने पर किया गया खर्चा उस ही अकाउंटिंग ईयर में बेनिफिट डिराइव करेगा, जनरेट करेगा। इसीलिए उस पर किए गए खर्चे को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। यानी कि आपने इस अकाउंटिंग ईयर में कुछ गुड्स खरीदे तो आपका इंटेंशन क्या होगा? उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में ही उस गुड्स को बेचकर बेनिफिट जनरेट करना। तो खर्चा करते समय आपका इंटेंशन क्या था? खर्चा करते समय आपका इंटेंशन यदि उसी अकाउंटिंग ईयर में सेल्स कर बेनिफिट जनरेट करने का रहा था, जो कि रहता भी है, तो खर्चे को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे, क्योंकि उससे हम उसी अकाउंटिंग ईयर में बेनिफिट डिराइव करने वाले हैं। नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में उसके बेनिफिट को डेफर नहीं करने वाले हम। पर एक बच्चा पूछता है कि सर हमने यहां पर गुड्स खरीदे, मान लीजिए हमने यहां पर गुड्स खरीदे 10,000 रुपए के, और सर इसमें से 5,000 रुपीज के गुड्स ही सेल हो पाए और 5,000 के गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक बच गया। सर यहां पर क्लोजिंग स्टॉक बच गया और ये क्लोजिंग स्टॉक सर
नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर हो गया, और जो कि नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, नेक्स्ट ईयर में ही सेल होगा। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि सर जो खर्चा हमने यहां किया था, पर्टिकुलर मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जो खर्चा हमने एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर किया था, मस्ट से इस अकाउंटिंग ईयर के अंदर किया था, उसमें से कुछ 5000 का एक्सपेंस नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में डेफर हो रहा है, जो कि नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में सेल्स बनकर जनरेट करेगा बेनिफिट आपके बिजनेस में, तो वो हिस्सा स्टॉक के रूप में काउंट होगा। ध्यान से सुनिए बच्चों, जब हमने 10,000 रुपए खर्च किए तब तो हम उसे रेवेन्यू एक्सपेंस ही मानेंगे, क्योंकि 10,000 का पूरा गुड्स इसी साल बेचकर बेनिफिट जनरेट करने का इंटेंशन था हमारा। पर यदि एंड ऑफ द ईयर में उसमें से कुछ गुड्स बच जाता है, जो हमने एग्जांपल लिया 5,000 का, जो हमारा इंटेंशन नहीं था बचाने का, रिसेशन आ गया मार्केट में, सेल नहीं हो पाया, बेनिफिट डिराइव नहीं हो पाया, अब कब बिकेगा, अगले साल बिकेगा। तो सर ये तो असेट की कैटेगरी में आ गया, मतलब ये हिस्सा जो गुड्स हमने खरीदा था उस पर किया गया खर्चा, जो कि नेक्स्ट ईयर में सेल होकर बिजनेस के लिए बेनिफिट जनरेट करेगा, वो तो सर उसका बेनिफिट तो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में डेफर हो गया, इसलिए वो बच्चों असेट कहलाएगा। उसको बोलोगे आप क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोलोगे आप उसको? क्लोजिंग स्टॉक। आई बात समझ में? तो बात यदि आपकी समझ में आती है तो सर बिल्कुल लॉक कर दीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा कमेंट कर कर कितना आपको बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं सर, क्या लिखा है सर, देखिए वापस। सच एक्सपेंडिचर्स डज नॉट रिजल्ट इन इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। अब ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। विल नॉट प्रोवाइड द लॉन्ग रन और एंड्यूरिंग बेनिफिट इन बिजनेस। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से आपकी अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ती सर। कैपेसिटी का मतलब, बढ़ने का मतलब यह है कि आपकी बेनिफिट जनरेट करने की एबिलिटी डेवलप हो गई है कई सालों तक, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कई सालों तक बेनिफिट जनरेट नहीं होते हैं, और ना ही बिजनेस की ऐसी एबिलिटी जनरेट होती है जो सालों साल बेनिफिट जनरेट करे। बल्कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मात्र एक अकाउंटिंग ईयर में आपकी बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को मात्र मेंटेन करता है। क्या करता है? मेंटेन करता है एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी। जैसे मान लीजिए आपकी 1000 यूनिट सेल करने की है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर केवल उसको मेंटेन करेगा, उसको एनहांस नहीं करेगा, उसको बढ़ाएगा नहीं। कैपेसिटी बढ़ाने का मतलब होता है बच्चों, ध्यान से सुनिए, कैपेसिटी बढ़ाने का मतलब है जैसे आपके पास एक बिल्डिंग है, उसके अंदर 1000 यूनिट आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उस बिल्डिंग में जिस तरह के भी खर्चे आप करते हैं, रेंट, टेनेंसी, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टेशनरी वगैरह वगैरह, वो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि आपकी 1000 यूनिट को सेल करने की जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसको आप मेंटेन करने के लिए वो खर्चे कर रहे हैं। पर यदि आप बच्चों एक नई बिल्डिंग खरीद लेते हैं, क्योंकि आप 1000 यूनिट से ज्यादा प्रोड्यूस और सेल करना चाहते हैं, 2000 यूनिट आप सेल करना चाहते हैं, तो आपको एक और नई बिल्डिंग परचेज करनी पड़ेगी या एक नई असेट क्रिएट करनी पड़ेगी, जिसके कारण आपकी अर्निंग कैपेसिटी डबल हो जाए। तो बच्चों इस असेट को क्रिएट करने, इस बिल्डिंग को क्रिएट करने, इस प्लांट और मशीनरी को क्रिएट करने के लिए जो खर्चा आपने किया वो कहलाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई बात समझ में? और ये आपकी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा देगा। तो अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने का मतलब है नई असेट को क्रिएट करना, नई बिल्डिंग को क्रिएट करना, प्लांट और मशीनरीज को परचेज करना, अपनी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को एनहांस करना, ताकि आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ सके, आपकी प्रोडक्शन यूनिट्स बढ़ सके, आपकी सेल्स बढ़ सके, नई नई ब्रांचेस सेटअप करना, नए नए ज्योग्राफिकल एरियाज में अपने बिजनेस को एक्सपांड करना, डाइवर्सिफाई करना, ये अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाना है। तो उसके लिए आपको जो खर्चा करना पड़ेगा वो कहलाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट आप एक ही ब्रांच पर अपनी सेल्स को ऑपरेट करना चाहते हैं और उस मार्केट में केवल 1000 यूनिट ही सेल हो पाती है, और आपके पास जो एग्जिस्टिंग असेट है उसकी कैपेसिटी 1000 यूनिट सेल करने की है, तो उसको मेंटेन करने के लिए जो आप खर्चे करते हैं वो कहलाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। किसी भी तरह से ये आपकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाते नहीं है, बल्कि आपकी एक एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को मेंटेन करते हैं। बात समझ में आई है तो बताना बच्चों। It does not brings into the existence of assets of enduring nature. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कोई असेट्स क्रिएट नहीं होती,
जिससे एंड्यूरिंग बेनिफिट जनरेट हो सके। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो मैंने डिफरेंस यहां पर बनाया है कॉलम का, ये इससे बहुत अच्छे से आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी सर। ये देखिए आप, कितना शानदार डायग्राम है सर डिफरेंस का। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग और इरेक्शन ऑफ द फिक्स असेट्स। कोई भी ऐसा खर्चा जो फिक्स असेट्स को खरीदने के लिए किया जाता है, या फिर फिक्स असेट्स के इरेक्शन के लिए किया जाता है, या उसके इंस्टॉलेशन के लिए किया जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं आपको। जैसे आपने एक प्लांट और मशीनरी एक्वायर करी, एक प्लांट और मशीनरी एक्वायर करी बिजनेस में। उस प्लांट और मशीनरी को एक्वायर करने, मान लीजिए आपने 50,000 रुपीज में एक प्लांट मशीनरी परचेज करी, एक मशीन परचेज करी आपने 50,000 रुपए में। इस मशीन को आपको बिजनेस तक लाने के लिए कुछ बीच में ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे पे करने पड़े 5,000 रुपए। बिजनेस में लाकर इसको इंस्टॉल करने के लिए इंजीनियर्स को खर्चे दिया आपने, उसको बोलते हैं इरेक्शन चार्जेस। क्या बोलते हैं सर उसको? इलेक्शन नहीं बच्चों, उसको बोलते हैं इरेक्शन चार्जेस। क्या बोलते हैं बच्चों? इरेक्शन चार्जेस। मतलब उस असेट को इंस्टॉल करने के लिए आपने जो भी खर्चा दिया वो इरेक्शन चार्जेस कहते हैं। मान लीजिए वो 10,000 रुपए आपके बिजनेस में लग गए। तो बच्चों, जब ये असेट रेडी टू यूज हो जाएगी, बिजनेस में यूजेबल हो जाएगी, आज इस पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी आप स्टार्ट कर सकते हो, आप इस पर प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो, वहां तक जो भी खर्चे लगेंगे वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। मतलब यदि आपने ये प्लांट खरीदा है, तो ये प्लांट भले ही आपने 50,000 में खरीदा है, बट इसको इरेक्ट कर रेडी टू यूज कंडीशन में लाने के लिए जो भी खर्चे आपने किए हैं, 50,000 प्लस 5,000 का आपने बीच में ट्रांसपोर्टेशन दिया, 10,000 का इरेक्शन दिया, है ना, इंजीनियर को चार्जेस दिए, जो भी कंसल्टेंसी एक्सपेंसेस आपने किए, वो सब मिला जुला कर, जैसे कि यहाँ पर ये बन गया आपका 65,000 रुपीज़। ये असेट आपकी कहलाएगी 65,000 रुपीज़ की, और ये पूरा 65,000 कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। आई होप बात आपको समझ में आई होगी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या कहता है सर? इनकर्ड फॉर डे टू डे रनिंग ऑफ बिजनेस। बिजनेस को डे टू डे रन करने के लिए, बिजनेस की डे टू डे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कंटिन्यू करने के लिए जो खर्चा किया जाता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। जैसे कि वेजेस, सैलरी, स्टेशनरी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके सर, इसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए बोला है इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी। अभी जैसा हमने समझा, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, यहां पर अर्निंग कैपेसिटी मेंटेन रहती है। थर्ड, इट इज रिटन इन द बैलेंस शीट। ये असेट है, इसलिए बैलेंस शीट के फॉर्म में रिकॉर्ड होगा। चाहे तो नॉन करंट असेट हो सकता है, कई सालों तक बेनिफिट देगा तो नॉन करंट असेट्स, और अगले साल तक ही बेनिफिट देगा तो करंट असेट। लास्ट वीडियो में असेट्स को बहुत अच्छे से हमने समझा था, नॉन करंट को भी समझा था सर, करंट को भी समझा था, जाकर देख लीजिएगा। यदि थोड़ा बहुत डाउट है तो क्लियर हो जाएगा 100%। बहुत डिटेल मैनर में हम चीज़ों को समझ रहे हैं सर, इसलिए थोड़ा बहुत समय लग सकता है, बट कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंस की बात करें तो रिटर्न इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग P&L अकाउंट में इसको राइट ऑफ किया जाता है। देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया भी था कि फाइनल अकाउंट दो तरह के होते हैं, एक ट्रेडिंग P&L, दूसरा बैलेंस शीट। ऐसे खर्चे या ऐसे आइटम्स जो कि हमें अगले साल बेनिफिट नहीं देंगे या जिनका लेना देना अगले साल से नहीं है, उन्हें हम उठाकर राइट ऑफ कर देते हैं 31 मार्च को। जिस फाइनल अकाउंट्स में हम उन्हें राइट ऑफ करते हैं उसका नाम है ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। चूंकि रेवेन्यू एक्सपेंस नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में बेनिफिट जनरेट करने वाले नहीं है, ध्यान से सुनिए, रिकैप कर लीजिएगा, पीछे जाकर वापस सुनिएगा। चूंकि रेवेन्यू एक्सपेंस नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में बेनिफिट जनरेट करने वाले नहीं है, इसलिए हम उनके अकाउंट्स को राइट ऑफ कर देते हैं यूजिंग द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम उन्हें कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं, केवल हम कैरी फॉरवर्ड उन आइटम्स को करते हैं जो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में बिजनेस के लिए बेनिफिट जनरेट करेंगे। जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक बार जो आपने खर्चा किया, यदि वो नेक्स्ट ईयर भी बेनिफिट देगा तो उसके बैलेंस को आपको नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, इसलिए उसे बैलेंस शीट में दिखाया जाता है सर। ओके, उसे हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर।
नेक्स्ट है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। अब देखिए, वन टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक बार में समझ में आ जाएगा। समझिएगा बच्चों, एक साल में हमने एक बड़ा खर्चा किया, जैसे कि एडवर्टीजमेंट का खर्चा किया 2 लाख रुपए का। अब सर वो एडवर्टीजमेंट आपको 4 साल तक बेनिफिट देगा। ये जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसकी बेनिफिट जनरेट करने की एबिलिटी मैं आपको बता दूं 3 साल से लेकर 7 साल तक होती है। तो मान लीजिए आपने एक एक्सपेंडिचर किया बिजनेस में, एडवर्टीजमेंट का बड़ा, मीडिया को यूज लिया आपने, सोशल मीडिया को, उसको यूज लेकर आपने एडवर्टीजमेंट किया खर्चा, और उससे आपको मान लीजिए 4 साल तक बेनिफिट मिलने वाला है। तो वन टाइम एक्सपेंडिचर्स गिव्स एंड्यूरिंग बेनिफिट, नहीं सालों साल नहीं, केवल 4 साल, 3 साल से 7 साल के बीच में 4 साल। आई बात समझ? तो जितना बेनिफिट आपने एक साल में लिया वो तो रेवेन्यू है, और जितना बेनिफिट आप आने वाले 3 सालों में लोगे वो डेफर्ड रेवेन्यू है। इसका मतलब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अ टाइप ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक तरह का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कह सकते हैं, या फिर रेवेन्यू और कैपिटल का एक कॉम्बिनेशन कह सकते हो आप इसको। एक साल आपने खर्च किया जो कि 3 से 7 साल तक बेनिफिट देगा। जितना बेनिफिट इस साल लिया उतना आप राइट ऑफ कर दोगे, जितना बेनिफिट आने वाले सालों में लोगे उसे आप कैरी फॉरवर्ड कर दोगे टू दी बैलेंस शीट। मैंने एग्जांपल लेकर समझाया सर बहुत अच्छे से। मैं पहले आपको एग्जांपल पढ़ा देता हूं, फिर देखें इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे क्या है। ये मैंने एग्जांपल लिया है सर, इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल, ए फर्म स्पेंड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ ₹2 लाख ऑन द एडवर्टीजमेंट्स टू इंड्यूस द न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट्स। इंट्रोड्यूस द न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट। एक फर्म नया प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करना चाहती है, उसके लिए उसने 2 लाख रुपए का खर्चा किया। इट इज एस्टिमेटेड दैट द लाइफ और द बेनिफिट्स विल बी लास्ट इन 4 years। इसका 4 साल तक बेनिफिट मिलेगा इस 2 लाख के खर्चे के। इन दिस केस बोल रहा है, इन दिस केस ₹50,000 विल बी चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ईच ईयर। अब 4 साल तक बेनिफिट मिलेगा तो 4 सालों में डिवाइड कर दो, 50,000 हर साल बेनिफिट मिलेगा। कहने का मतलब ये है, तो पहले साल यदि मैं बात करूं फर्स्ट ईयर में आपने 50,000 का बेनिफिट ले लिया, भाई 4 साल बेनिफिट मिलेगा। पहला साल खत्म हो चुका, एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर में आप क्या कहेंगे कि हम 1 साल का बेनिफिट ले चुके हैं। तो 1 साल का प्रोपोर्शनेट अमाउंट कितना हो गया? 50,000। उसको उठाइए, उसको कंज्यूम कर लिया आपने, उस बेनिफिट को आपने, उस मॉनेटरी अमाउंट के बेनिफिट को जो आप खर्च कर चुके हैं, उतना जितना आप कंज्यूम कर चुके हैं, जितना आप बेनिफिट ले चुके हैं, आप उसे उठाइए और P&L में राइट ऑफ कर दीजिए, क्योंकि वो बेनिफिट आने वाले साल में नहीं मिलेगा। तो सर अब आने वाले सालों में कितना बेनिफिट मिलेगा, कितने सालों तक बेनिफिट मिलेगा? सर आने वाले सालों में आपको 1,50,000 का बेनिफिट और मिलेगा। कितना सर? 1,50,000 का बेनिफिट आपको और मिलेगा। अब ये 1,50,000 का बेनिफिट सर आपको बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर के एंड पर जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो 2 लाख के खर्चे में से 50 का जो आप बेनिफिट ले चुके हैं उसे तो ट्रेडिंग P&L में राइट ऑफ कर देंगे। बचा 1,50,000 आपको बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा कैरी फॉरवर्ड कर, ये मानते हुए कि आने वाले 3 सालों में हम इस बेनिफिट को पूरी तरह से कंज्यूम कर लेंगे। अब नेक्स्ट ईयर में क्या, तो इसलिए बैलेंस शीट में कुछ हिस्सा उस खर्चे का बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा, कुछ हिस्सा ट्रेडिंग P&L में दिखाया जाएगा। मतलब एक एक्सपेंडिचर जिसका ट्रीटमेंट दोनों ही तरह के फाइनल अकाउंट्स में होता है उसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। कुछ हिस्सा ट्रेडिंग P&L में राइट ऑफ होता है, कुछ बैलेंस शीट में जाता है, इसलिए दोनों ही तरफ ट्रीटमेंट है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बस ये याद रखना, इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि इसके कारण कोई एक असेट क्रिएट नहीं होती, एक फिक्स असेट्स इसके कारण कोई क्रिएट नहीं हो रही है, एक स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं हो रहा है। और भी इसका जो बेनिफिट है डिराइव करने की, इसकी जो बेनिफिट डिराइव करने की एबिलिटी वो 3 से 7 साल की है, मतलब एंड्यूरिंग नहीं है, लॉन्ग टर्म नहीं है, इसलिए इसको कैपिटल नहीं बोलकर हमने डेफर्ड रेवेन्यू बोला है, ये ध्यान दीजिएगा। फिर बोल रहे हैं इसको हम बैलेंस शीट में दिखा देंगे 1,50,000 को, कोई दिक्कत नहीं है सर, इसको हम बैलेंस शीट में दिखा देंगे। सेकंड ईयर में बताइए, सेकंड ईयर में फिर से 50,000 का बेनिफिट हम P&L में चार्ज कर देंगे सर, और सर बैलेंस 1 लाख को हम असेट के रूप में शो करेंगे एंड सो ऑन। थर्ड ईयर में फिर 50,000 चार्ज कर दिया जाएगा और
50,000 बैलेंस शीट में दिखा दिया जाएगा। 4th ईयर में उस 50,000 को फिर से P&L में राइट ऑफ कर दिया जाएगा और बैलेंस शीट में जो बैलेंस बचेगा वो नील हो जाएगा। नील हो जाएगा सर, नील हो जाएगा। इसलिए हम इससे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस कहते हैं। ओके, तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी सर। ये आज का लेक्चर हो गया है एक्सपेंडिचर्स के रिगार्ड्स में। यदि आपने नोट नहीं किया है तो नोट कर लीजिएगा। यदि आपको कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ लीजिएगा। जैसे ही समय मिलता है मैं फटाफट से आपके लिए बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ। छोटे छोटे मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, ये बड़े बड़े 2-2 घंटे की वीडियो इसलिए नहीं है ताकि आपको इंटरेस्ट बना रहे, लैक ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट ना हो। जब आप फ्री हो इनको देख लीजिए और ये आपको बेनिफिट देंगे बहुत ज़्यादा आपके एग्जामिनेशंस में और आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटीज़ में। ओके, आई होप आपको बात समझ में आई होगी। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स और वीडियोस जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए मिलते रहेंगे आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, टेक केयर एंड बाय बाय।